गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज देखिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आप लोगों के लिए आया हूँ। सी टेट के एग्ज़ाम में जीन पियाजे का जो टॉपिक है उससे 100% क्वेश्चन आपके पेपर में रहेगा। आज इसको मैं कवर करा रहा हूँ और लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। एक एक पॉइंट मैं क्लियर करूँगा और कहाँ से प्रश्न आते हैं, कैसे आते हैं, किस तरीके से जवाब मुझे कैसे देना है, और जीन पियाजे का जितना भी टॉपिक है उससे अंडरस्टैंडिंग लेवल का क्वेश्चन आता है, रिफ्लेक्टिव लेवल का क्वेश्चन आता है और डायरेक्ट क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछे जाते। तो इस टॉपिक को पूरा मुझे समझना होगा कि जीन पियाजे ने क्या सिद्धांत दिया, कैसे दिया, किस पर प्रयोग किया, कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, कितने स्टेज में दिया। तो हमारे चैनल में बने रहिए और लास्ट तक वीडियो देखिए और उसमें सारे टॉपिक को क्लियर करता हूँ। तो सर्वप्रथम जीन पियाजे के बारे में हम लोग समझते हैं कि जीन पियाजे कौन थे। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। यहाँ आप फिगर देख रहे हैं, ये जीन पियाजे हैं जिनका 9 अगस्त 1986 में स्विट्जरलैंड में जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु 16 सितंबर 1980 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। 84 वर्ष तक उन्होंने जिया अपने जिंदगी को और 84 वर्ष में उन्होंने बहुत बड़ा क्रिएशन किया जो कि सिद्धांत के रूप में बहुत पॉपुलर सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और इससे क्वेश्चन आपके पेपर में हर साल 1 to 5 में भी रहता है, 6 to 8 में भी रहता है और 1 या 2 क्वेश्चन आपके पेपर में रहेंगे। और जो इन्होंने सेगमेंट दिया अपने बच्चे पर प्रयोग करके 4 स्टेप में दिया: इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये चारों स्टेप में है, क्या क्या है, कैसे कैसे हैं, इस स्लाइड के माध्यम से हम लोग देखेंगे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं और इसको देखेंगे, कॉपी में नोट करते रहिएगा क्या क्या है, कैसे कैसे है, किस तरीके से। वो बिल्कुल आप जैसे शीशे की तरह वो चमकता हुआ क्वेश्चन दिखेगा, आपको एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या है, कैसे है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ स्लाइड के माध्यम से जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्या उन्होंने सिद्धांत दिया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मतलब कि ये जो बुद्धि का विकास होता है बालक के अंतर्गत, कैसे कैसे होता है, किस तरीके से बालक का विकास होता है, कैसे स्टेप बढ़ता चला जाता है, तो किस तरीके से उसके अंतर्गत इंप्रूवमेंट आता है, बुद्धि का विकास कैसे होता है। तो ये सारे देखिए संज्ञानात्मक सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रवर्तक जीन पियाजे और पाइगेट के नाम से भी जाने जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन जीन पियाजे न देकर वहाँ पाइगेट दे देता है तो आप कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि पाइगेट कौन सा साइकोलॉजिस्ट है। तो पाइगेट जीन पियाजे का ही नाम है, PIGET। तो इससे कंफ्यूजन मत होइएगा। कभी अंग्रेजी कन्वर्जन में पाइगेट लिखा रहता है, इधर जीन पियाजे लिखा रहता है हिंदी में। कभी कभी पाइगेट को ही हिंदी कन्वर्जन में भी ये पाइगेट ही लिख कर आता है, तो वहाँ कंफ्यूजन हो जाता है। जीन पियाजे को ही पाइगेट के नाम से जाना जाता है, जो संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। पहला मैंने बताया जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। दूसरा, विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक जीन पियाजे को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे हैं। नेक्स्ट, जीन पियाजे का जन्म 1896 स्विट्जरलैंड में हुआ था। बौद्धिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। नेक्स्ट, बौद्धिक विकास के 4 अवस्थाओं का वर्णन जीन पियाजे ने किया था। अवस्थाओं के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। जीन पियाजे ने अपना प्रयोग अपने बच्चे पर किया था। ठीक समझ में आया? ये जितने भी बताए हैं पॉइंट आपके परीक्षाओं में पूछे गए पॉइंट है, इसको मेमोरी में बैठा लीजिएगा। संज्ञानात्मक
विकास का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। बौद्धिक अवस्थाओं का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। बौद्धिक विकास के 4 अवस्थाओं का वर्णन किसने किया था? जीन पियाजे ने दिया था। फिर उसके बाद विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीन पियाजे को कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं और यहीं से आपके परीक्षा में प्रश्न उठेंगे। तो इस तरीके से ये जितने भी टॉपिक है इसको आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। जीन पियाजे ने किस पर प्रयोग किया था? अपने बच्चे पर प्रयोग किया था। अपने बच्चे पर प्रयोग करके उन्होंने क्या दिया था? पहला दिया था, इसके पहले देख लीजिए पुस्तक। जीन पियाजे की पुस्तक का नाम है, जीन पियाजे ने सर्वप्रथम द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड, द लैंग्वेज ऑफ द थॉट ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तक है। कभी कभी आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि जीन पियाजे के पुस्तक का क्या नाम है, या इस पुस्तक का नाम लिख कर देगा द चैलेंज ऑफ द थॉट ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। जैसे ऑप्शन में दे देगा जीन पियाजे, थॉर्नडाइक, पॉलॉक, स्किनर, तो उस चारों में से कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? जीन पियाजे ने दिया था। कौन सा दिया था? द लैंग्वेज ऑफ द थॉट ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तक दिए थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता है विकास के सिद्धांत को 2 भागों में बांटा जाता है। संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे ने दिया था। पहला संगठन, दूसरा अनुकूलन। पहला संगठन, दूसरा अनुकूलन। संगठन में प्रत्यक्षीकरण एवं बौद्धिक सूचना प्राप्त करना। प्रत्यक्षीकरण का मतलब देखना प्रत्यक्ष रूप से, और सूचना कलेक्ट करना, जैसे इंफॉर्मेशन। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं जीन पियाजे के बारे में, एक क्या है? सूचना है। सूचना है। जब हम 0 से 2 वर्ष तक के बालक को लेंगे, उसका अनुभव करेंगे। अच्छा, 0 से 2 वर्ष तक का बालक कैसे करता है? इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। अच्छा, बच्चा खेल रहा है, उसके सामने एक गुड़िया दिख रही है, वह हंस रहा है, मुस्कुरा रहा, ये अनुभूति है, अनुभव करना। लेकिन जीन पियाजे का जितना भी हम लोग देख रहे हैं तो वो सूचना मात्र है, सूचना ले रहे हैं। तो ये संगठन है, प्रत्यक्षीकरण और बौद्धिक विकास प्राप्त करना। नेक्स्ट अनुकूलन है आत्मसातीकरण और विशिष्टीकरण। आत्मसातीकरण में अपने अंदर नवीन ज्ञान का आत्मसात करना, नवीन ज्ञान का आत्मसात करना। जैसे हम कोई नई चीज पाते हैं तो उसके पहले क्या करते हैं? हम सूचना लेते हैं। सूचना लेने के बाद उस पर तर्क वितर्क चिंतन मनन करते हैं। मनन करने के बाद धीरे 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 अभ्यास करते करते उसको आत्मसात कर लेते हैं। जैसे हम साइकिल चलाना सीखते हैं, जिस समय साइकिल चलाते रहते हैं, सीखते रहते हैं, तो उस समय मेरा ध्यान रहता है कि अरे पॉडिल किधर है, हैंडल किधर, इत्यादि चीज, और उसमें गिर जाते हैं। लेकिन बार बार अभ्यास करने से एक समय आता है कि आप साइकिल चलाते चले जाते हैं, कान में फोन लगाए रहते हैं, बतियाते चले जाते हैं, अर्थात उसको आत्मसात कर लिए। वो नवीन ज्ञान धीरे 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 आत्मसात कर लिए, वो आपके अंतर्गत अधिगम का अस्थायी स्थानांतरण हो गया। नेक्स्ट है विशिष्टीकरण। आत्मसात किए गए ज्ञान का विस्तार करना। जो आत्मसात किए हैं उसमें विस्तार होना, धीरे 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 वो बढ़ता चला जाता है, विस्तार होता चला जाता है। तो इस तरीके से संगठन और अनुकूलन, अनुकूलन में आत्मसातीकरण और विशिष्टीकरण 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। अब देखिए, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितने 4 स्टेज में दिया था। इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये 4 स्टेज से ही आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। शॉर्ट में मैं बता देता हूं। यहाँ पर इंद्रिय जनित गामक अवस्था, इंद्रियों के माध्यम से जो बालक सीखता है या मेमोरी डेवलपमेंट होता है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक का होता है। इसमें बालक घर से बाहर निकलना शुरू कर देता है, आसपास पड़ोस में रहना शुरू कर देता है, खेलना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त चीजों के माध्यम से सीखने का प्रयास करता है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है? वह ठोस चीजें नहीं रहती है तो भी वह करता रहता है।
अब चलिए देखते हैं इसको, इतना दिमाग में बैठा लीजिएगा। इंद्रिय जनित कामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब हम लोग देखते हैं स्टेप टू स्टेप। पहला है इसका संवेदी गामक अवस्था, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, सेंसर मोटर स्टेज। इसकी अवस्थाएं जन्म से 2 वर्ष। अब इमेजिनेशन करिए कि जन्म से 2 वर्ष तक के बालक के अंतर्गत क्या क्या क्रियाएं होती हैं, कैसे कैसे होता है, कैसे डेवलपमेंट होता है। तो पहला देखिए, वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। 0 से 2 वर्ष तक का अवस्था देखता है। जैसे 6 महीने का बच्ची है, उसको ऐसे खिलौना लटकाते हैं, ऊपर लटकता है, देखता है, देख कर क्या करता है, मुस्कुराता है, हंसता है। तो आप कहते बच्ची क्या है, तो वो मुस्कुराता है, ऐसे हाथ से मारता है, इस तरीके से मारता है। मतलब देखकर, सुनकर, स्वाद ग्रहण करके, स्पर्श करके वो ज्ञान ग्रहण करता है। जैसे बालक जब रोता है, 6 महीने के अंदर का रहता है, रोता है, रोते रोते जब कोई घर का सदस्य लिया रहता है, उसके पास चुप नहीं होता है, तो घर के सदस्य वाले क्या करते हैं, ले जाओ इसकी मम्मी को दे दो। तो मम्मी के पास जाते जाते ही उसका स्किन उसके साथ स्पर्श किया, स्पर्श करने के बाद वो बच्चा चुप हो गया। देखिएगा, ऐसा प्रयोग करके अपने घर में देखिएगा, क्योंकि स्पर्श के माध्यम से ही उसको ज्ञान प्राप्त हुआ कि नहीं, मैं सुरक्षा में आ गया हूं, जो मेरा रक्षक है उसके पास मैं आ गया हूं, यहां से मुझे कोई कुछ नहीं कर पाएगा। क्रोध, भय, प्रेम, ये 3 संवेगात्मक क्रियाएं जो रहती है, इसी इंद्रिय जनित कामक अवस्था में परिलक्षित होती है। क्रोध, प्रेम, भय। क्रोध कैसे होता है, जब छोटा बालक रहता है, उसको नेप्पल दीजिए दूध पिलाने के लिए, दूध, और उसमें दूध मत भरिए और नेप्पल उसके मुंह में डाल दीजिए। जब डाल देंगे 2 बार खींचेगा, नहीं निकलेगा, तो नेप्पल को काट देता है। अब काट देता है तो आप क्या समझेंगे, जब काट देता है, क्यों, उसके दिमाग में है कि ओ इसमें तो कुछ निकल नहीं रहा है, वो क्रोध होता है, क्रोध। और उसका प्रेम देखेंगे, जैसे उसकी मम्मी दूसरे बच्चे को ली है तो रोने लगता है, और अपने मम्मी के पास जाता है तो मुस्कुराने लगता है। दूसरा बच्चा रहता है तो सोचता है कि मेरे मम्मी के पास दूसरा बच्चा, ये कौन आ गया, कैसे आ गया, तो उसको उतारने का प्रयास करता है और अपने मम्मी के पास जाने का प्रेम है। अब भय, जैसे बालक सोया, आप लाइट जला रहे हैं, रंग बिरंगा लाइट जला रहे हैं, या कोई म्यूजिक बजा रहे हैं, या कोई साउंड कर रहे हैं किसी जानवर का, वो डर जाता है, कपकपा जाता है, उसके रोए कांपना शुरू कर देते हैं। तो ये इंद्रिय जनित गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक के बालक में इस तरीके का लक्षण दिखता है। नेक्स्ट है, बच्चा इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। नेक्स्ट, परिचितों को देखकर मुस्कान से स्वागत करता है तथा अपरिचितों को देखकर भय प्रदर्शन करता है। अभी मैंने बताया कि वो अपने मम्मी के पास जाता है तो मुस्कुराने लगता है ना, वही स्लाइड में बताया जा रहा है, मुस्कुराने लगता है। मतलब जितने भी परिचित व्यक्ति रहेंगे, जो उसके आसपास हमेशा दिखने वाले रहते हैं, तो उसके पास जाओगे, बच्ची, वो मुस्कुराएगा, मुस्कुरा कर स्वागत करता है। मतलब इंद्रियों के माध्यम से ये ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट, भूख लगने पर रोकर व्यक्त करता है। जब वह भूख लगता है तो क्या करता है, रोकर व्यक्त करता है कि मुझे भूख लगी है। जब बालक रोने लगता है तो क्या करता है, घर वाले क्या कहते हैं कि देखो रो रहा है, ले लो इसको, ले लो। तो वो रोकर व्यक्त करता है, तो अर्थात वह भूख लगती है तो वह रोकर व्यक्त करता है। देखिए इस तरीके का ये बालक है, और ऐसा ही उसके अंतर्गत कैरेक्टर प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, ये इंद्रिय जनित गामक अवस्था था। अब नेक्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसका आयु क्या होता है, 2 से 7 वर्ष। इंद्रिय जनित गामक अवस्था में मैंने क्या बताया, इंद्रिय जनित गामक अवस्था में 0 से 2 वर्ष तक
और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत ये 2 से 7 वर्ष तक इसकी आयु रहती है। पहले डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से पूछ देता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु सीमा क्या है? पहला ऑप्शन 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 वर्ष से अधिक, और कई बार पूछा भी गया है, इसको माइंड में बैठाए रहिएगा। नेक्स्ट, इस अवस्था में बालक पड़ोसी के बच्चों के साथ खेलता है। 0 से 2 वर्ष तक का बालक हो जाता है तो क्या करता है? घर से बाहर निकलना शुरू करता है। जो आसपास उसके सम उम्र के बच्चे रहते हैं उनके साथ वह खेलना शुरू कर देता है, खेलता है। तो इस तरीके से वह पड़ोसी के बच्चों के साथ खेलना अंतःप्रज्ञ काल भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ऑप्शन दे देगा कि अंतःप्रज्ञ काल किसे कहते हैं? पहला इंद्रिय जनित गामक अवस्था को, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को, चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को। तो इसमें क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को क्या कहते हैं? पूर्व संक्रियात्मक को अंतःप्रज्ञ काल कहते हैं। नेक्स्ट, बालक शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग करता है। शब्द और प्रतीक धीरे धीरे वो चिन्हों को पहचानना शुरू कर देता है। नेक्स्ट, प्रतीकात्मक खेल खेलता है प्रतीक के साथ, सिंबल के साथ। जैसे नोट है, कागज का बना लेता है, कहता है 10 रुपये का मुझे आलू दे दीजिए, 10 रुपये का प्याज दे दीजिए, 10 रुपये का ही दे दीजिए। मतलब वो नोट का एक प्रतीक लेता है और उसके साथ वो खेलना शुरू कर देता है। जब 0 से 7 वर्ष तक के बालक को देखेंगे, जब आसपास रहते हैं, अपने ग्रुप में खेलते रहते हैं, तो इस तरीके से देखते हैं वो प्रतीक बना लेते हैं, उस प्रतीक के अकॉर्डिंग खेलने का प्रयास करते हैं। नोट का प्रतीक कर लेते हैं और किसी चीज का प्रतीक कर लेते हैं, तो इसे प्रतीकात्मक प्रारंभ का। इस दौरान नेक्स्ट है खिलौने की आयु इसी अवस्था को कहा जाता है। खिलौने की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में कई बार पूछे गए। खिलौने की आयु पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसी दौरान भाषा का विकास प्रारंभ होता है। भाषा का विकास घर से तो सीख कर ही जाता है। उसकी मम्मी प्रथम गुरु रहती है, उसको सिखाती है, वह माँ 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 कहना शुरू कर देता है। लेकिन जब 2 वर्ष का होता है तो वह भाषा सही तरीके से भाषा का प्रारंभ होता है, भाषा का विकास प्रारंभ होता है। तो ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं कि भाषा का प्रारंभ, भाषा विकास का प्रारंभ किस अवस्था में होता है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। नेक्स्ट होता है वस्तु स्थायित्व का भाव जागृत होता है। वस्तु स्थायित्व का भाव जागृत होता है। जब उसको कोई वस्तु दिखाई जाती है तो उसके दिमाग में बैठ जाता है, अच्छा ऐसा है, इस तरीके का है, तो इसको क्या बोला जाता है? वस्तु स्थायित्व का भाव। वस्तु स्थायित्व का भाव, वस्तु का स्थायित्व होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है निर्जीव वस्तुओं में सजीव का चिंतन करने लगता है। इसे जीववाद भी कहा जाता है। निर्जीव वस्तुओं में सजीव का चिंतन करने लगता है। जैसे वो देखते अक्सर वो खिलौना लेता है, हाथी घोड़ा, उसको उसी तरीके से ट्रीट करता है जैसे वो जीवित। बिल्ली म्याऊं 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 इस तरीके का करता है, भौं 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 कुत्ता, तो उसको दिया जाता है, खिलौना लेता है, उससे बहुत प्रेम करता है, उसके साथ सोता है, बैठता है, उसके साथ खेलता है, बहुत प्रेम करता है खिलौने से। तो इस तरीके से वह निर्जीव चीजों में वही सजीव का चिंतन करता है, इसे जीववाद भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है, मतलब प्रतीकों के अकॉर्डिंग उसके अंतर्गत सोच पाई जाती है। अनुकरणशीलता पाई जाती है। अनुकरणशीलता देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अनुकरणशीलता बच्चों के अंतर्गत पाई जाती है, क्योंकि जब छोटा बच्चा रहता है 2 से 7 वर्ष तक का, वह अनुकरण विधि के माध्यम से सीखने का प्रयास करता है। अनुकरण विधि का मतलब जैसे आप थाली में खाना खा रहे हैं, इस तरीके से उठाकर आप खा रहे हैं और एक कौर उस बच्चे के मुंह में डाल रहे हैं, तो 1-2 कौर खाता है, फिर उसके बाद देखता है कि आप कैसे उठाकर खा रहे हैं। वो भी थाली में ऐसे हाथ लगाता है, ऐसे खाने का प्रयास, आधा नीचे गिराता है, आधा खाता है, अर्थात वो अनुकरण विधि के माध्यम से सीखने का प्रयास करता है कि आप कैसे कर रहे हैं, उसी तरीके से वो बालक करने का प्रयास करता है। इसलिए गंदी चीज कभी बालक के समक्ष नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़े लोगों के से ही छोटे बच्चे वह सीखते हैं। पहले कुएं पे लोग जाते थे नहाने के लिए,
डोरी बाल्टी लेकर के, और देखा जाता था 5 साल का बच्चा भी डोरी बाल्टी सुबह उठाता था, चाचा चलो ना, चाचा चलो ना। उसे डोरी बाल्टी उठता नहीं था, लेकिन वो देखा था कि ऐसे ही चाचा उठाकर ले जाते हैं। तो इस अनुकरण विधि के माध्यम से वो सीखने का प्रयास करता है। इसीलिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक क्या करते हैं, अनुकरण विधि के माध्यम से सीखते हैं। इसलिए अनुकरणशीलता इसके अंतर्गत पाई जाती है। शिशु अहमवादी होता है तथा दूसरे को कम महत्व देता है। अहमवादी होता है, उसके अंतर्गत ईगो बहुत अधिक रहता है। जैसे उसका सामान कोई मांगोगे, भाई हम नहीं देंगे, भाई बच्ची दे दा, टाफी दे दा, नहीं देंगे, नहीं देंगे, वो नहीं देता है। 2 से 7 वर्ष तक के बालक का आप अवलोकन करके देखिएगा, कोई चीज लिया रहता है उसका छीन लेंगे, रोने लगेगा, मतलब ईगो सेंट्रलाइज होता है। वो दूसरे को बिल्कुल महत्व नहीं देता है। आप चाहे कुछ भी रहे वो चल देता है। और बहुत इस तरीके के करेंगे, वही खिलौना लिया ना खींच कर मार देगा, फट दे, चाहे आप कुछ भी रहे उसके सामने। वो सोचता विचारता नहीं है कि आप जो है अपने लिए हैं, मेरे लिए नहीं है। तो ये 0 से 2 से 7 वर्ष तक का, 2 से 7 वर्ष तक के बालक के अंतर्गत ये सारे लक्षण पाए जाते हैं कि वो ईगो सेंट्रलाइज होता है। उसके अंतर्गत अहम प्रवृत्ति पाई जाती है कि और अपने को महत्व देता है, दूसरे को वह बिल्कुल महत्व नहीं देता है। तो शिशु अहमवादी भी होता है, दूसरे को कम महत्व देता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है तीसरा। पहला हो गया इंद्रिय जनित गामक अवस्था, दूसरा हो गया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा हम लोग देखते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 3 नाम से जाना जाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक समझ में आया? ये तीनों नाम से जाना जाता है। इस तीनों नाम को आप याद रखे रहिएगा। और इसकी आयु सीमा कितनी होती है? 7 वर्ष से 11 वर्ष तक, मतलब 6 से 12 वर्ष तक क्या होता है? बाल्यावस्था। क्या होता है? बाल्यावस्था। ठीक। 0 से 6 वर्ष तक क्या होता है? शैशवावस्था। क्या होता है? शैशवावस्था। ठीक। तो एक किस अवस्था में आएगा? ये बाल्यावस्था में आएगा। अब बाल्यावस्था के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके, इसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट संक्रियात्मक अवस्था, ये सारे देखने को मिलेंगे। देखिए ये सारे बालक दिख रहे हैं ना, ये सारे आपके किसके? बाल्यावस्था के बालक हैं। इनकी आयु 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक के बीच में है। तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या रहता है। इस अवस्था में बालक चिंतन और तर्क करना शुरू करता है। चिंतन और तर्क करना शुरू करता है 7 से 11 वर्ष तक। 7 का मतलब कब क्या होता है? 7 से 12 वर्ष, मतलब एक में 2 में पढ़ता होगा, 2 से लेकर के 8 तक की कक्षाओं में। इसमें तर्क क्या करता है बालक? चिंतन और तर्क करना शुरू कर देता है, कुछ पूछना शुरू कर देता है, तर्क करना शुरू कर देता है। एक पेन है तो पेन ऐसा क्यों लिखता है? एक कागज है तो कागज व्हाइट ही क्यों रहता है? कलरफुल क्यों नहीं होता है? एक पत्ते का कलर ऐसा ही क्यों है? इस तरीके का वो आपसे तर्क वितर्क करना शुरू कर देता है। कक्षा 6, 7, 8 में जाता है बालक, तो इस तरीके का उसके अंतर्गत तर्क वितर्क चिंतन करने की क्षमता प्रारंभ होती है। यहीं से क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाता है कि जीन पियाजे के अनुसार वह कौन सी अवस्था है जिसमें बालक के अंतर्गत तर्क वितर्क चिंतन करने की क्षमता प्रारंभ होती है। प्रारंभ होती है, पूर्ण नहीं होती है, प्रारंभ होती है। तो कौन सी अवस्था है? आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जिसमें चिंतन और तर्क करना प्रारंभ होता है। कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया। नेक्स्ट, इस अवस्था में बालक दिन, तारीख, समय, महीना आदि बताने योग्य हो जाता है। इस अवस्था में वो बता देता है कौन सा तारीख है, कौन सा महीना है, जबकि 2 से 7 वर्ष में नहीं बता पाता है, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है? यह बताने योग्य हो जाता है कौन सा तारीख है, कितना समय हो रहा है, किस तरीके से इसके योग्य हो जाता है। मूर्त चिंतन प्रारंभ होता है। मूर्त चिंतन प्रारंभ होता है वो चिंतन करना शुरू कर देता है।
ये परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं कि जीन पियाजे के अनुसार वह कौन सी अवस्था है जिसमें बालक चिंतन करना प्रारंभ करता है। तो वह कौन सी अवस्था है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बालक चिंतन करना प्रारंभ करता है। नेक्स्ट, इस अवस्था में बालक सही अनुपात का अंतर, आकार, हार, क्रम आदि को समझने लगता है, अर्थात गणित संक्रियाएं प्रारंभ करता है। नेक्स्ट, चिंतन की तैयारी का काल कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चिंतन की तैयारी का काल किसके कहा जाता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को। अर्थात चाहे काल पूछे या चिंतन प्रारंभ करने की अवस्था पूछे, चिंतन प्रारंभ करने की अवस्था पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। या चिंतन तैयारी का काल पूछा जाएगा तो कौन सा अवस्था हो जाएगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बालक चिंतन प्रारंभ करता है। यह बाल्यावस्था का काल कहलाता है। यह बाल्यावस्था का काल कहा जाता है। देख रहे हैं यहाँ पर इस समूहों में खेल रहे बच्चे, यहाँ पर देख रहे हैं एक बहुत तर्क वितर्क चिंतन करते हैं और यहाँ पर स्टार्टिंग होता है चिंतन करने का, तो इसलिए इसको चिंतन के प्रारंभ का काल बोला जाता है, जो कि 7 से 11 वर्ष तक की अवस्थाएं होती है जीन पियाजे के अनुसार। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट चौथा क्या है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। क्या? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जीन पियाजे का पहला इंद्रिय जनित गामक अवस्था बताए, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बताए, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बताए, चौथा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यहां पर देखते हैं यह 11 वर्ष से अधिक का होता है, 11 वर्ष से अधिक, या कभी कभी 11 से 18 वर्ष तक पेपर में आता है। 11 से 18 वर्ष, 18 वर्ष का मतलब किशोरावस्था। क्या हो जाएगा? किशोरावस्था। 11 से 18 वर्ष तक मतलब किशोरावस्था। अब ये बालक क्या है? किशोरावस्था का है। अब किशोरावस्था में जो जो लक्षण दिखेगा वही जीन पियाजे के अनुसार वो सारे लक्षण यहाँ पर भी आपको दिखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका? आयु 11 वर्ष से अधिक होता है, यह किशोरावस्था का काल कहा जाता है। इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य हो जाता है। मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य हो जाता है, जैसे ठोस, द्रव, गैस दिखाया गया। अब दिखाने के बाद अमूर्त चिंतन क्या हो गया? इन तीनों में क्या अंतर है? इन तीनों का कोई प्रोजेक्ट बना सकता है? मतलब ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। ठोस की परिभाषा बता सके, ज्ञान की बात, लेकिन ये रटी रटाई बात नहीं, इस पर अमूर्त चिंतन करना वो अब फुल्ली रूप से डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट, स्मरण, मनन आदि करता है। नेक्स्ट, कार्य कारण की समझ विकसित हो जाती है। कार्य कारण, यह कार्य किसके कारण हुआ है या एक कार्य किसके कारण बाधित हो रहा है, ये समझ उसके अंतर्गत विकसित हो जाता है। इस तरह के बालक बहुत तर्कशील हो जाते हैं, पूर्ण रूप से उसके अंतर्गत विकसित हो जाता है। चिंतन मनन करने की क्षमता पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। वह आपसे वार्तालाप कर सकता है, तर्क वितर्क कुतर्क कर सकता है। तो ये काफी हद तक माध्यमिक शिक्षा परिषद के बच्चों के अंतर्गत देखा जाता है कि वह बहुत तर्क वितर्क करता है। जैसे आपने बताया, आपने क्या बताया? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वह अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे आपने उदाहरण दिया, तरन तनुजा तत्तमाल। तरन तनुजा तत्तमाल, तरुवर बहुछाये में तवड़ की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो फट दे वो बोलेगा, सर जी कक्का के कुक्कुर कटकटाए के कटलेस, कवड़ की आवृत्ति बार बार हुई है, क्या अनुप्रास अलंकार होगा? इस तरीके का जो किशोरावस्था का बालक होता है, मतलब औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो बच्चों के अंतर्गत तर्क करने की क्षमता पूर्ण रूप से
विकसित हो जाती है। नेक्स्ट, तो एक कार्य कारण की समझ विकसित हो जाती है। तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। इस अवस्था में बालक मानसिक रूप से पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। चिंतन का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है, समझ डेवलपमेंट हो जाता है, तर्क करने की क्षमता पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। अर्थात जब आपके प्रश्न में आएगा कि पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है, तो आंख बंद करके किसको लगाएंगे? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जब तर्क वितर्क चिंतन करना प्रारंभ होता है तो किसमें लगाएंगे? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। भाषा का विकास किसमें होता है? भाषा का विकास किस अवस्था में होता है? प्रारंभ होता है। किस अवस्था में प्रारंभ होता है? आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। भाषा का विकास किसमें डेवलप हो जाता है पूर्ण रूप से? आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में 7 से 11 वर्ष तक में भाषा का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। जब चिंतन की बात करेगा तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में चिंतन प्रारंभ होता है और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में चिंतन अपनी चरम ऊंचाइयों को छूने लगता है, मतलब पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। इस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है। परिकल्पना हाइपोथेटिकल हो जाता है, बालक सोचता है, कल्पना करता है। जैसे किसी बार इंजीनियर साहब को देखा तो सोचता है कि मैं इंजीनियर बन सकता हूँ, मैं इंजीनियर बन सकता हूँ, हाइपोथेटिकल हो जाता है। डॉक्टर को देखा तो बोला कि मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, हाइपोथेसिस करना शुरू करता था। अभी आईएएस की गाड़ी गुजरी तो सोचने लगता है क्या मैं आईएएस बन सकता हूँ, कल्पना करता रहता है। लेकिन उसकी कल्पना जो रहती स्थायित्व तो नहीं हो पाती है, अस्थिर मन से रहता है। किशोरावस्था के बच्चों को देखिए, अपने घर में बच्चे जो रहते हैं उनसे पूछिए, वो अंतः प्रवृत्ति के रहते हैं, अंतःमुखी प्रवृत्ति के होते हैं। मतलब कोई बात रहता है तो घर में जल्दी वो शेयर नहीं करते हैं। वो शेयर कहाँ करते हैं? अपने मित्रों के बीच में शेयर करते हैं। अंतर्मुखी प्रवृत्ति के रहते हैं, लेकिन हाइपोथेटिकल बहुत रहते हैं। उपकल्पना बनाते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, मनन करते रहते हैं, अपने कैरियर के बारे में सोचते रहते हैं कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है। जीन पियाजे ने बिल्कुल ऑब्जर्वेशन करके बहुत अच्छे तरीके से आपके समझ ये टॉपिक रखे हैं। नेक्स्ट, समस्या समाधान करने की योग्यता पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। समस्या समाधान, उसके पास कोई समस्या दिया जाता है तो समस्या का समाधान करने में लग जाता है और समस्या का समाधान निकाल लेता है, किसी से कहता नहीं है। जबकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या करता है? वह अपने गार्जियन का, अपने मम्मी पापा की सहायता लेता है। लेकिन इस बच्चे को, जो किशोरावस्था के बच्चे रहते हैं या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे रहते हैं, तो उसके समस्या आती है तो समस्या का निदान करने में लग जाते हैं। इसलिए धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप, जैसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में थोड़ी कम समस्या दी जाती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में उससे बड़ी समस्या दी जाती है, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में उसको बहुत बड़ी बड़ी समस्या दी जाती है। जैसे उससे कहा जाता है कि आप फोटोसिंथेसिस पर एक प्रोजेक्ट तैयार करके लाएंगे, तो ये उसके लिए समस्या होगी कि कैसे वो तैयार होगा। वो सोचने लगता है, हाइपोथेटिकल करने लगता है, उसके आगे सामने दिखने लगता है कि किताब में क्या पढ़ाया गया था, उसका नाचने लगता है और उस तरीके से वो प्रोजेक्ट का निर्माण करता है। जो बच्चा जितना हाइपोथेटिकल रहेगा वह उतना रचनात्मक शक्ति अपना दिखाएगा, उतना रचना करने की क्षमता उसके अंतर्गत अच्छी रहती है। निर्णय लेना, चिंतन करने की क्षमता अपने चरम ऊंचाइयों को छूने लगता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निर्णय लेना, चिंतन करने की क्षमता अपने चरम ऊंचाइयों को छूने लगता है। तो ये जीन पियाजे ने सिद्धांत दिया था, बौद्धिक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, बौद्धिक विकास के 4 अवस्थाओं का वर्णन किया था। स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने बच्चे पर किया था। उन्होंने क्या दिया था? 4 अवस्था दिया था। पहला इंद्रिय जनित कामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये 4 स्टेप का हम लोग विस्तार से अध्ययन किए हैं। इसमें आप लोग अध्ययन करते वक्त अपने कॉपी में सारे पॉइंट नोट कर डालिएगा, यहीं से सारा क्वेश्चन आएगा, एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। नहीं समझ में आएगा, इस वीडियो को बार बार करके देख लीजिएगा और उसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इससे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन स्कीमा कहलाता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
परीक्षा में कई बार पूछा गया और इस बार में सीटेट के परीक्षा में भी यहाँ से 100% क्वेश्चन रहेगा। वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन स्कीमा कहलाता है। स्कीमा शब्द का प्रयोग जीन पियाजे ने किया था, ठीक, या शरीर की वह गामक क्रियाएं जो मानसिक से जुड़ी रहती है स्कीमा कहलाती है। मतलब इससे मनोस्थिति से जुड़ी रहती है, जो भी क्रियाएं करते हैं वो स्कीमा कहलाती है। स्कीमा शब्द का प्रयोग जीन पियाजे ने किए थे और इससे क्वेश्चन आपका परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक, ये हम लोग जीन पियाजे के बारे में विस्तार से अध्ययन किए। नेक्स्ट वीडियो में इससे जितना बताएं इससे संबंधित क्वेश्चन करीब 15-20 क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन आपके समझ रख दूंगा और उसको देख लीजिएगा आप अच्छे तरीके से, उसको तैयार कर लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं कर पाएंगे। जीन पियाजे ने यही 4 सिद्धांत, 4 अवस्थाओं का वर्णन ही किए थे। इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस चारों का अच्छे तरीके से बारीकी से जितना बताए हैं अध्ययन कर लेंगे। इस वीडियो को बार बार देखेंगे, 1-2 बार में आपको पूरा जीन पियाजे क्लियर हो जाएगा और जीन पियाजे से संबंधित 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 2 या 3 नंबर का आप परीक्षा में 1 to 5 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 6 to 8 के लिए भी इंपॉर्टेंट है और अच्छे तरीके जितने भी सेलेक्टिव क्वेश्चन थे आपके इस स्लाइड के माध्यम से मैं आपके समझ रखा। और अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को नेक्स्ट तक पहुंचाएगा ताकि दूसरे बच्चों को भी लाभ होगा और जितना दूसरों के बारे में भी आप अच्छा सोचेंगे आपके साथ भी अच्छा होगा। तो सदैव अपने साथ साथ दूसरे का भी भला करने का प्रयास करिए। जो अच्छे कंटेंट मिल रहे हैं उसको अपने मित्र यार में भी शेयर करिए ताकि वह भी पढ़े, उसको भी बताइए। विद्वानालय एकेडमी में आपका हर एक समस्याओं का समाधान किया जाएगा। खास तरीके से टेट सीटेट से संबंधित जितने भी प्रश्न रहेंगे आपको डायरेक्ट दिया जाएगा ताकि आप परीक्षाओं में 150 में कम से कम 135-40 नंबर ला सकें। इसमें बने रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।